हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, अपनी फील्ड में बढ़िया कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में ना हमारा सेक्शन 6 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एसआरए का। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जैसे कि डिफरेंस करने हैं हमें सेक्शन 5 और सेक्शन 6 के बीच में। देखो, एक ने ना कमेंट किया हुआ है, ये कह रहा है कि भाई सेक्शन 6 इतना लंबा है नहीं है, लेकिन आप करवा रहे हो। बहुत अच्छी बात है आपकी, बहुत सही बात है। 2.5 मिनट लगते हैं मुझे। ठीक है, 2.5 मिनट लगेंगे अगर सेक्शन 6 आपको समझाना हो तो। ओके। लेकिन क्यों वीडियोस पे वीडियोस डाल रहा हूँ, मैं पागल तो हूँ नहीं। मैं क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप कोई भी फाउंडेशन कोर्स देखते हो ना जुडिशरी का, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको फ्री में करवा रहा हूँ ना, तो शायद आपको उसकी शायद इतनी वैल्यू नहीं पता। अभी आपको नहीं पता कि भाई ये सेक्शन कितना बड़ा है, कितना इंपॉर्टेंट, और एग्जाम में कितने मार्क्स की वेटेज रखता है। ठीक है। सभी सेक्शन पे इतना जोर नहीं लगने वाला है, सभी सेक्शन प्यार से भी जाने वाले हैं बहुत सारे। ठीक है। तो इसमें जो सबसे बड़ा इशू क्या रह रहा है कि ये जो सेक्शन है ये बहुत डेप्थ में बात करता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो देखने से या पढ़ने से डायरेक्ट से हमें समझ नहीं आएंगी, लेकिन हमें केस लॉ के थ्रू पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है। तो इसलिए इसमें बहुत टाइम लग रहा है, और बस ये लास्ट वीडियो होगी सेक्शन 6 की। अगर आपको ठीक लग रहा है तो वेल एंड गुड है। लेकिन अगर आप कहीं पे भी फाउंडेशन कोर्स देखेंगे तो वहां पे सेक्शन 6 में इतना टाइम ही लगता है। ठीक है। तो जिसने भी कमेंट किया दोस्त, उसको उसके लिए अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज, ऐसा है कि सेक्शन 6 जो है वो थोड़ा लेंथी है, उसके लिए टाइम लगता है। अगर आपको पेड नोट्स चाहिए, अगर आपको पेड नोट्स चाहिए एसआरए के लिए या फिर अन्य लॉ सब्जेक्ट्स के लिए भी जिसको हम डील कर रहे हैं, तो आपको व्हाट्सएप करना है 79884878 ठीक है। यहाँ पे आप कांटेक्ट करेंगे, आप सिर्फ व्हाट्सएप करेंगे, कॉल मत करना। कॉल नहीं करना भाई साहब, ठीक है। व्हाट्सएप करना। ओके। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं, क्योंकि इसमें पेजेस बहुत ज़्यादा हैं, 11 पेजेस के राउंड अबाउट है। हमें ये जल्दी जल्दी पढ़ने हैं और अच्छे से समझने भी हैं। ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि सेक्शन 6 का ऑब्जेक्ट क्या रहने वाला है। ठीक है। देखो, सेक्शन 6 का ऑब्जेक्ट क्या है, बेसिक सी बात है। देखो, मैं आपको समझा देता हूँ क्या हुआ। कि एक पर्सन है ऐसे, ठीक है, इसका ये घर है, और इस घर में एक टेनेंट रह रहा है, किराएदार रह रहा है। ओनर कौन है, ए है। अब इस टेनेंट ने क्या किया, 6 महीने से ना, 6 मंथ से रेंट पे नहीं किया, नहीं किया। अब इसने क्योंकि रेंट पे नहीं किया, तो क्या हुआ कि ये ए चाहता है कि इसको मैं बाहर निकाल दूं। ठीक है। लेकिन ये कैसे निकाल सकता है, देखो उसको करना क्या चाहिए था, सूट फॉर एविक्शन करना चाहिए था, लॉफुल तरीके से निकालना चाहिए था, है ना। लेकिन इसने क्या किया, इसने 4 लोगों को बुलाया, ठीक है, गुंडों को, और इसका सामान सामान उठा के बाहर फेंक दिया। ये टीनेंट जो था ये पढ़ा लिखा आदमी था, इसको पता था अपने राइट्स के बारे में। ये आया सेक्शन 6 के अंडर, एसआरए में, जो कि बात करता है कि अगर किसी भी पर्सन का सेटल्ड पोजीशन है, हम देखेंगे क्या होता है सेटल्ड पोजीशन भी। और वैसे प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बता भी दिया है। वैसे अगर किसी पर्सन का सेटल्ड पोजीशन है और उसको ओनर ने धक्के से, विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो ना करते हुए डिस्पोजेस कर दिया, निकाल दिया, ठीक है, पोजीशन से बाहर कर दिया, तो ये पर्सन जो जिसको बाहर किया गया है, इसको 6 मंथ का इसके पास टाइम है। ये 6 मंथ के अंदर अंदर कोर्ट में सूट फाइल कर सकता है सेक्शन 6 के अंदर, ठीक है, एसआरए के अंदर, और इसको वापस पोजीशन में डाल दिया जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ ये जाने हुए कि इसका ओनर कौन है, टाइटल किसको बिलोंग करता है, कोई मतलब नहीं है। अगर आपने उसको डिस्पोजेस किया तो आपको उसको वापस वहीं बिठाना पड़ेगा। ठीक है। अब इसके अंदर एक और चीज है कि ये जो सेक्शन 6 है ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट लाई नहीं करता। ठीक है। बात तो इतनी सी है, लेकिन इसको अब डिटेल में पढ़ने के लिए हमें बहुत टाइम लगने वाला है। ठीक है। तो ये सब चीजें थी जो आपको इसके अंदर कंसिडर करनी है। इजी था ना। अभी देखो इसका ऑब्जेक्ट देखो, क्यों, आखिर क्यों ऐसा क्यों कहा गया है, ऐसा क्यों कहा गया है। ठीक है। तो सेक्शन 6 का ऑब्जेक्ट है, द ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 6 इज टू प्रिवेंट सेल्फ हेल्प and to discourage people to adopt any wrong means to dispossess any person. Just jurists like Pollock and Mullah hold the view that Section 6 proposes a fundamental principle of law. This principle is expressed in following words. क्या कहते हैं, disputed rights are to be decided by due process of law. जो भी डिस्प्यूटेड राइट्स हैं वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के द्वारा ही निर्धारित किए जाने चाहिए, डिसाइड किए जाने चाहिए, नॉट अदरवाइज।
ऐसा नहीं है कि एक पंगा हो गया कि ये घर किसका है, ये पोजीशन क्यों नहीं छोड़ रहा, ये इसको बाहर निकालना है। तो अगर ऐसा है तो आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करें। ऐसा नहीं कि बब्बू मान का गाना सुन लिया कि कब्जा लेना है और 4 लोगों को ट्रैक्टर पे बिठाया, लाठी डंडे हाथ में पकड़वाए, AK-47 ली और चल पड़े घर की तरफ कि चलो कब्जा लेना है। नहीं, बिल्कुल गलत। ऐसा नहीं कर सकते आप। ओके। वेट अ मिनट, नेटवर्क एरर आ गया। यस। तो हमने ये समझ लिया कि अगर कोई भी डिस्पोजिशन की बात हो रही है तो वहाँ पे हमने डिस्पोजिशन जो करना है, अगर हम चाहते हैं कि जो हमारे राइट्स हैं वो डिस्प्यूटेड उनको डिसाइड किया जाए, तो वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के द्वारा होना चाहिए और किसी इलीगल मेथड के द्वारा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो otherwise an existing peaceable possession will be protected against disturbance without regard the question of its origin। कि वो कैसे आया गया, कैसा है, वो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर वो पीसफुल पोजीशन था तो हम उसको प्रोटेक्ट करने वाले हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है। तो लॉ फ्रॉन्स अपॉन फोर्सेबल डिस्पोजिशन। लॉ इन चीजों से दूर भागता है कि भाई आप धक्के से किसी को डिस्पोजेस करें। ठीक है। नॉर्मली हम क्या प्रैक्टिस देखते हैं कि जैसे गांव वगैरह में कहीं पे दुकान किराए पे दी और दुकान किराएदार ने जो किराए पे ली है, जिसने किराएदार है जो, वो रेंट पे नहीं कर रहा है। सपोज उसने 2 मंथ का रेंट पे कर दिया, लेकिन अब वो आगे जो सब्सिक्वेंट मंथ्स आ रहे हैं उनके रेंट पे करने में फेल हो रहा है। ठीक है। तो क्या जो ओनर है वो क्या करता है कि क्योंकि उसकी मार्केट होती है, उसकी धाक होती है उस एरिया में, तो वो क्या करता है, 4 लोगों को लेके जाता है, उसका सामान बाहर फेंक देता है, उसको डिस्पोजेस कर देता है। इस केस में अगर ऐसा कुछ होता है तो सेक्शन 6 में किराएदार आ सकता है, और किराएदार सेक्शन 6 में आने के बाद 6 मंथ्स के अंदर अंदर उसको सूट फाइल करना है। एक बात तो ये ध्यान रखनी है उसको, गवर्नमेंट के अगेंस्ट होकर जा नहीं सकता। दूसरी बात ये है, तीसरी बात ये है कि इसको वापस पोजीशन में डाल दिया जाएगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि टाइटल उसका था नहीं था, हमें कोई मतलब नहीं है। आपने धक्के से निकाला, आप वापस उसको वही रखोगे। ठीक है। चलो, सेक्शन 6 प्रोवाइड्स फॉर समरी रेमेडी टू एनी पर्सन डिस्पोजेस विदाउट कंसेंट। विदाउट कंसेंट आपने उसको बाहर निकाला, उसके लिए हम रेमेडी दे रहे हैं। अदरवाइज इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, आपने लॉ के विरुद्ध जाके उसको बाहर निकाला, एंड सच पर्सन इज एंटाइटल्ड टू रिकवर पोजेशन बाय फाइलिंग अ सूट बिफोर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ। जो मैंने आपको बताया वही यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है। फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजिशन। तो ये 6 मंथ कब से होने चाहिए? जिस दिन उसको बाहर निकाला गया, डिस्पोजेस किया गया, उस दिन से लेके अगले 6 मंथ। अंडर सेक्शन 6 द कोर्ट विल नॉट गो इनटू द क्वेश्चन ऑफ टाइटल। कोर्ट बिल्कुल नहीं देखेंगे 1% भी कि ये बंदे का टाइटल है, क्या ये ओनर है, ये टेनेंट है, क्या है, नहीं। अगर ये सेटल पोजीशन में था तो इसको वापस मिल जाएगा, बात खत्म। ठीक है। आगे आओ। ये देखो एक क्वेश्चन, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस है, ईस्ट इंडिया होटल्स लिमिटेड वर्सेस सिंडिकेट बैंक 1992। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये लीज और लाइसेंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। जो सेक्शन 6 में एनी पर्सन, बेरेक्ट खोल लो अपने और वहां पे देखो एनी पर्सन वर्ड यूज किया गया कहीं पे, जरूर मिलेगा। ठीक है। तो एनी पर्सन जो वर्ड यूज किया गया है सेक्शन 6 के अंदर, इसका क्या मतलब है, क्या चाहते हैं हमसे, क्या पूछ रहे हैं? It means a person who has legal possession of the specific immovable property. The term possession means juridical possession. Okay. A possession of mortgage, tenant, trespasser in settled possession. Trespasser का भी, लेकिन कब? Settled possession is considered to be juridical possession. लेकिन एक सर्वेंट का, एक एम्प्लॉय का या एजेंट का is not covered with the section 6। सिंपल सी बात बता रहा है, देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या कह रहा है ये। इट मीन्स अ पर्सन हु हैज लीगल पोजीशन ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। एक ये, हम घर का ही, घर क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है। इसमें अगर कोई इसको मोर्टगेज करता है, जैसे मान लो ये घर गिरवी रखा गया, ठीक है, इसको किराए पे दिया गया, ठीक है, कोई एक ट्रस्ट पासर है जो काफी समय से, लगभग 11 साल से 10 साल से रह रहा है यहाँ पे, तो वो भी ठीक है, उसका भी सेटल पोजीशन माना जा सकता है। तो ये जो जो ये पोजीशन है, ये क्या है, जुरिडिकली पोजीशन है। लेकिन अगर बात करें, एक सर्वेंट को रहने के लिए घर दे दिया मास्टर ने कि चलो यार वहां रह लेना,
नहीं, ये नहीं कवर होगा। एक एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दे दिया, नहीं कवर होगा ये सेक्शन 6 के अंदर, ठीक है। वो इसका मतलब क्या है कि सेक्शन 6 के अंदर अगर सर्वेंट को धक्के से निकाल भी दिया, डिस्पोजेस कर भी दिया, तो वो यहाँ पे कवर नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अब ये देखो, इस लाइन का मतलब समझो कि अदरवाइज देन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है द टर्म ड्यू कोर्स ऑफ लॉ हैज बीन डिफाइंड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ ईस्ट इंडिया, जो हम ऊपर पढ़ के आए थे ना अभी, लाइसेंस और लीज वाला, हमने उसको डिस्कस नहीं किया था, यहाँ पे आ गया वो। ईस्ट इंडिया होटल्स लिमिटेड वर्सेस सिंडिकेट बैंक 1992 का लैंडमार्क जजमेंट है ये। किस बारे में बात करते हैं ये? हमें इन्होंने बताया कि ड्यू कोर्स ऑफ लॉ का क्या मतलब है यहाँ पे, ठीक है। So it means though the agency of law or competent court or tribunal by instituting proper proceeding and following the proper procedure prescribed by law as well as principle of natural justice। जा इनको इनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दो, सिंपल एक बात को समझने की कोशिश करो, क्योंकि कंसेप्ट ही आखिरकार आपके काम आएगा। ये घर है ना? और इस घर के अंदर क्या हो रहा है कि किसी को ए को डिस्पोजेस कर दिया गया, तो ये कहते हैं कि ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, क्या इस डिस्पोजिशन को हम ड्यू कोर्स ऑफ लॉ मानेंगे? इसको ड्यू कोर्स ऑफ लॉ हम तब मानेंगे अगर किसी कोर्ट में, किसी ट्रिब्यूनल में या कोई प्रॉपर प्रोसीडिंग के द्वारा अगर कोई ऑर्डर, डिग्री या कुछ भी आता, कोई ऑर्डर या डिग्री या जजमेंट कुछ आता जिसके अंदर ये लिखा होता कि ए को डिस्पोजेस कर दिया जाए लॉ के द्वारा, वो भी प्रॉपर लॉ प्रोसीजर को फॉलो करके, नेचुरल जस्टिस की बातों को ध्यान में रख के, ए की बातों को ध्यान में सुनते हुए, ठीक है, एक फेयर ट्रायल करके, अगर ये सब होता तो हम कहते हैं कि ड्यू कोर्स ऑफ लॉ है। लेकिन अगर बी आदमी चार लोगों को लेके बब्बू मान का गाना सुन के और बस कब्जा लेना करके घर से बाहर इसको फेंक देता है निकाल के, तो ये ड्यू कोर्स ऑफ लॉ नहीं है, ठीक है। द पोजेशन ऑब्टेन्ड आइदर बाय वायलेंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, क्या साबित करते हैं? ये बताते हैं कि अगर ऐसा है तो ये अदरवाइज इसके अंदर ड्यू कोर्स ऑफ लॉ के अंदर कवर नहीं होता, ठीक है। तो सिंपल बात है, लॉ जो है ये वैसे बहुत बहादुर है, लेकिन ये डरता है। किस चीज से डरता है? ये डरता है फोर्सिबल डिस्पोजिशन से। आप अगर किसी को धक्के से डिस्पोजेस कर रहे हो, ड्यू कोर्स ऑफ लॉ से डिस्पोजेस नहीं कर रहे हो, उसे अलग किसी तरीके से कर रहे हो, तो लॉ बहुत डरता है वहां से। और लॉ डर के क्या करता है? कोर्ट के पास भाग जाता है, और कोर्ट क्या करते हैं? उसको वापस पोजीशन में डाल देते हैं, ठीक है। तो चलो समझो अब मीनिंग ऑफ रिकवर पोजीशन। अ पर्सन एंटाइटल टू रिकवर पोजीशन, कौन पर्सन जो है वो एंटाइटल है रिकवर करने का पोजीशन? जिस सिंपल सी बात है, जिसको बाहर फेंका है निकाल के वही पोजीशन लेगा, पहली बात। अ पर्सन थ्रू हुम ही हैज बीन इन पोजीशन, मतलब जिसके थ्रू वो था, ठीक है। जैसे मान लो एक लैंडलॉर्ड है, लैंडलॉर्ड के थ्रू टेनेंट है ना, तो टेनेंट कर सकता है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर इसको मान लो टेनेंट को ट्रेसपासर ने निकाल दिया, तो अब लैंडलॉर्ड और टेनेंट बोथ क्या कर सकते हैं? डिस्पोजेशन का सूट फाइल कर सकते हैं। तो यही लिख रखा है यहाँ पे, फॉर इंस्टांस अ टेनेंट इन पोजेशन इफ डिस्पोजेस देन लैंडलॉर्ड may file a suit against the third party, hence both landlord and tenant were entitled to file suit, ठीक है। any person claiming through him, any person claiming through him का क्या मतलब है? देखो अब पता लग रहा है कैसे मैं सेक्शन की एक लाइन को बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अपने डायरेक्ट में देखो एक बार। फॉर एग्जाम्पल, इन केस टेनेंट सबलेट्स द प्रेमिसेस टू सब टेनेंट, एक लैंडलॉर्ड है, इसने एक टेनेंट रखा घर के लिए। इसने क्या किया? देखो जैसे क्या हुआ कि ये घर था, ठीक है, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है। लैंडलॉर्ड ने फर्स्ट फ्लोर दे दिया, फर्स्ट और सेकंड दे दिया इस टेनेंट को। इसने क्या किया? सेकंड वाला ना आगे सबलेट कर दिया, तो ये क्या हो गया? सब टेनेंट, है ना। इन केस टेनेंट सबलेट्स द प्रेमिसेस टू द सब टेनेंट हु इज डिस्पोजेस विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, अब सिर्फ सब टेनेंट को क्या कर दिया? विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ को डिस्पोजेस कर दिया, इसको बाहर निकाल फेंका। देन इन सच सिचुएशन सब टेनेंट इज एंटाइटल्ड, सब टेनेंट वापस आ सकता है अपने पोजीशन में, नो डाउट, ठीक है। तो सिंपल सी बात थी ये तो। देखो समझ आ रहा है ना? नहीं समझ आ रहा तो वीडियो को एक बार फिर देख लेना, समझ आ जाएगा।
अब देखो, मीनिंग ऑफ नॉट विद स्टैंडिंग एनी अदर टाइटल, क्या मतलब है इसका? इट एम्प्लाइज दैट इन सूट अंडर सेक्शन 6 द क्वेश्चन ऑफ टाइटल इज इमटेरियल। मतलब कह रहे हैं कि आप इस घर के ओनर हो या नहीं हो, कोर्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वाला वो वाली बात है। ठीक है, कि कोर्ट कहते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपका इसके अंदर कोई टाइटल है या नहीं है, बस मुझे इतना देखना है आप इसके अंदर सेटल पोजीशन में थे, जुरिडिकल पोजीशन में थे, हाँ मैं था। आपको धक्के से निकाला, हाँ निकाला, वापस आपको घर दे दिया जाएगा, बात खत्म। ठीक है। हाँ, ओनर, तुम्हें पोजीशन चाहिए, हाँ जी चाहिए, तो एक काम करो, टाइटल का सूट डालो सेक्शन 5 में, 6 में मत आओ। The question for adjudication by the court is previous possession of the plaintiff and his disposition. इसका प्रीवियस पोजीशन और इसका डिस्पोजिशन, बस ये दो चीज देखनी है मैंने, और कुछ नहीं देखना। द क्वेश्चन ऑफ टाइटल इज इमटेरियल, घर किसका है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, समझ गए? द प्लेंटिफ अंडर सेक्शन 6 विल बी एंटाइटल्ड टू सक्सीड विदाउट प्रूविंग एंटाइटल। जो प्लेंटिफ है जिसको बाहर निकाल दिया गया है, वो अब क्या विदाउट टाइटल के सक्सीड कर जाएगा। देखो कितनी कितनी वाइड पावर है, कितनी वाइड पावर है, आप समझ पा रहे हो? देखो मैं आपको फिर से समझा देता हूँ एक बार, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको ये पॉइंट ना समझ में आए। देखो, ये एक घर, ये है घर किसका? ओनर कौन है इसका? ओनर है इसका रामलाल। ठीक है, इस घर पे कब्जा किसने किया? सॉरी, टेनेंट कौन है? टेनेंट, किराएदार कौन है? टेनेंट है गोपाल। ठीक है, ओनर कौन है? रामलाल। टेनेंट कौन है? गोपाल। ओके। अब क्या हुआ, इस घर के ऊपर ये गोपाल जो है 6 मंथ से रेंट पे नहीं कर रहा, रेंट पे नहीं कर रहा। ये फिर रामलाल को कुछ ज्यादा पैसे देने वाला किराएदार मिल गया, रामलाल चाहता है कि इस गोपाल को बाहर निकाल के फेंक दो बस मैं घर से। ठीक है, तो रामलाल क्या करता है, रामलाल इसको बाहर निकालने के लिए 4 लोगों को लेके जाता है, 1, 2, 3 और 4, और गोपाल को निकाल भी देता है, बाहर निकाल दिया, घर खाली करवा दिया। अब गोपाल का, क्योंकि ये टेनेंट है, एक सेटल पोजीशन था, बिल्कुल सही बात है, सेटल पोजीशन था, वन कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरा, क्या इसको धक्के से निकाला गया? यस, धक्के से निकाला गया है। गोपाल के पास क्या रास्ता है? जाओ सूट फाइल करो। कहाँ? सेक्शन 6 में। अच्छा, कब तक कर सकता है? जिस दिन बाहर निकाला ना उससे 6 मंथ के अंदर अंदर कर दे, लिमिटेशन पीरियड है। ठीक है, कर दिया 6 मंथ के अंदर। ओके, अब मैं क्या करूं? अब कोर्ट देखेगा, क्या इसको बाहर निकाला गया? बिल्कुल सही बात। क्या इसका पोजीशन था? बिल्कुल सही बात। क्या ये ओनर है? कोर्ट कहेगा मुझे देखना ही नहीं है, तो ओनर है या नहीं है। ओनर बेशक रामलाल हो या गोपाल हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे इतना पता है कि ये बंदा बाहर निकाला गया है और इसका टाइटल था, मतलब इसका पोजीशन था, जुरिडिकल पोजीशन था। बस इतनी सी बात थी। सेक्शन 6 कहता है कि आजा बेटे, गोपाल जी वापस आ जाओ, यहीं घर में आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये समझ आ गया होगा। अब ऑब्जेक्ट फिर से देख लो एक बार इसका केस लॉ के थ्रू। वली अहमद खान वर्सेस अयोध्या कुंडू इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस है। ऑब्जेक्टिव है सेक्शन 9, देखो 9 आ गया, 1877, इससे पहले वाला एक्ट था 1877, कुछ फर्क नहीं है, इलस्ट्रेशन थे, वो इलस्ट्रेशन इसके अंदर काट दिए गए बस। Section 6 of 1963 same है, was derived the person who wanted to evict a person into a proper court and prevent them from going with a high hand and evicting such person। सिंपल सी बात है, इसका बस एक ही पर्पस है कि भाई ऐसा है, तुम अगर चाहते हो कि भाई किसी को डिस्पोजेस करना है, तो भाई तुम लॉफुल प्रोसीजर फॉलो करो, ऐसा नहीं है कि तुम कुछ भी करोगे। ठीक है, ऐसे धक्के वाली काम, धक्केशाही यहाँ नहीं चलेगी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि अगेंस्ट गवर्नमेंट काम नहीं चलता, तो अगेंस्ट गवर्नमेंट वाला कंसेप्ट आ गया। सेक्शन 6 प्रोवाइड स्पेशल रेमेडी ऑफ पोजेशन बाय समरी प्रोसीजर। समरी प्रोसीजर है, ज्यादा लंबी चौड़ी है ही नहीं, क्योंकि हमें जस्टिस देना है जिसके साथ अन्याय हुआ है। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि ऑफ पोजेशन टू अ पर्सन हु इज डिस्पोजेस ऑफ प्रॉपर्टी विदाउट कंसेंट अदरवाइज देन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। जहां पे आपने किसी को विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ के निकाला है, उसके लिए समरी प्रोसीजर हमने दे दिया है सेक्शन 6 के अंदर। ठीक है, ऑन द सेटिस्फेक्शन ऑफ सर्टेन कंडीशन द लॉ इन इंडिया एज इट हैज डेवलप्ड अकॉर्ड with jurisprudential thoughts as propounded by Selman, as the intention of the law is that every possessor
shall be entitled to retain and recover his possession until deprived of by its judgment according to law। तो सिंपल बात है कि भाई जिसका पोजीशन है, सालमन के अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि जिसका पोजीशन है उसको उसको मेंटेन करने का, उसको रिकवर करने का पूरा अधिकार है जब तक कि उसको लॉफुल तरीके से उससे बाहर जाने के लिए ना कहा गया हो। ठीक है। बिशन दास वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1961 सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। द सूट अंडर स्पेशल राइट कैन नॉट बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट गवर्नमेंट। सेक्शन 6 के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। तो अगर हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जा सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट धक्के से आपको कहीं से भी निकाल सकती है, नहीं। आप सिर्फ सेक्शन 6 में नहीं जा सकते, आप कहीं और जा सकते हैं। कहीं और कहाँ जाएंगे आप? 226 आर्टिकल में जाएंगे आप कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट में। 226 किसकी बात करता है? रिट पिटिशन की बात करता है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा रिट पिटिशन हाई कोर्ट की ज्यादा वाइडर होती हैं, तो हाई कोर्ट के अंदर आप जा सकते हैं। आप किसी वॉयलेशन ऑफ लीगल राइट है आपका, उसके बारे में आप बात करते हैं और वो आप बता सकते हैं कि मेरा वॉयलेशन ऑफ लीगल राइट हुआ है, सो गवर्नमेंट ने मुझे डिस्पोजेस किया है विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। ठीक है, तो ये चीज इसके अंदर है। बड़ी इजी थी ना। आ जाओ यहाँ पे। एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वर्सेस प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इसके अंदर क्या बताया गया है? द कोर्ट ऑब्जर्व दैट इवन स्टेट अथॉरिटीज कैन नॉट डिस्पोज पर्सन बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। कि स्टेट अथॉरिटीज जो हैं, चलो मान लो डीएम है, डीएम जो है वो सिंपल ऑर्डर के थ्रू किसी को बाहर नहीं निकाल सकता, वो लेजिस्लेचर थोड़ी है। कैन नॉट बिकम लॉ इनटू देमसेल्व्स, अपने आप में कानून नहीं बन सकते हैं वो। इट वुड बी इन वोलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ, ये रूल ऑफ लॉ के वोलेशन में होगा अगर आप ऐसा करते हैं। द गवर्नमेंट कैन रिज्यूम पोजीशन ओनली इन द मैनर नोइंग टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ एंड नॉट अदरवाइज। अगर कोर्ट सॉरी गवर्नमेंट को अगर करना भी है ये काम, तो फिर वो लॉफुल तरीके से करे, अदरवाइज मत करे। ठीक है, नहीं कर सकते आप। नो अपील और रिव्यू एज रेमेडी बट रिवीजन लाइज। देखो बहुत इंपॉर्टेंट, मैं कहता हूं कि गोल्डन अगर ग्लिम्स का अगर क्वेश्चन आता है तो एक तो 6 मंथ से आता है और एक यहां से आता है। ये कहता है कि कोई इसकी अपील नहीं जाती, कोई रिव्यू नहीं जाता, बट रिवीजन लाइज। आपको पता है रेफरेंस रिव्यू रिवीजन तीन चीजें होती हैं, रेफरेंस रिव्यू रिवीजन। तो रिव्यू तो होता नहीं, नहीं होता कि भाई आपने जो ऑर्डर दिया उसको फिर से रिव्यू कर लो, या फिर इसके अगेंस्ट अगर हम हाई कोर्ट में जाना चाहें कि नहीं 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 इसका पोजीशन नहीं था, ये था वो था, नहीं, अपील में आप नहीं जा सकते। हाँ, आप सिर्फ रिवीजन में जा सकते हैं। ठीक है, ओनली रिवीजन। बस ये बात ध्यान रखनी है आपने कि आप अपील में नहीं जा सकते और रिव्यू नहीं जा सकते, बस रिवीजन में जा सकते हैं। केस है आरती वर्सेस अरुणमा गौतम 2015 का ये केस है। द कोर्ट हेल्ड दैट ओनली रिवीजन इज मेंटेनेबल, सिर्फ रिवीजन ही मेंटेनेबल है, बाकी कोई मेंटेनेबल नहीं है, अगेंस्ट द ऑर्डर पास इन सेक्शन 6। बट हाई कोर्ट इन एक्सरसाइज ऑफ रिविजनल jurisdiction would be primarily concerned with the legality or propriety of the exercise of jurisdiction and cannot be ought to have appreciated the evidence adduced by the parties which can be within the preview of trial court and or appellate court। वही बात है, ज़्यादा इसके ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है। कहोगे तो फिर से बता देता हूँ। देखो वही बात कह रहे हैं कि, लेकिन हाई कोर्ट क्या कह रहे हैं? हाई कोर्ट इन एक्साइज, जब भी हाई कोर्ट अपने रिविजनल जुडिक्शन की पावर को एक्साइज कर रहे हैं, प्राइमरी कंसर्न होना चाहिए विद लीगैलिटी एंड प्रोप्राइटी ऑफ द एक्साइज ऑफ जुडिक्शन। जुडिक्शन के ऊपर उसका प्रोप्राइटी और लीगैलिटी का जो कंसर्न होना चाहिए प्राइमरी, उसके ऊपर ही होना चाहिए। और किसके ऊपर नहीं होना चाहिए कि भाई जो एपलेट कोर्ट ने या फिर जो ट्रायल कोर्ट ने जो उसके ऊपर जजमेंट दे रखा है, जो अप्रिसिएशन कर रखा है एविडेंस का, उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि पहले ये लिख रखा था तो वही होगा, अब भी नहीं, अपनी जुडिक्शन देखो तुम और उसके हिसाब से डील करो। हु कैन अवेल अंडर सेक्शन 6, रेमेडी किसको मिलेगी? तो देखो जो मेयर ट्रेसपासर है उसको नहीं मिलेगी। मेयर ट्रेसपास हमने अभी, अरे सर आपने अभी ट्रेसपासर की बात की थी, आपने वहां पे उसको जुडिकल पोजीशन बोला, नहीं, मैंने बोला ट्रेसपासर का सेटल्ड पोजीशन है, तब मैंने बोला सेटल्ड पोजीशन वाला मैंने लेक्चर पहले कवर कर लिया है, अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लीज उसको जाके देख लीजिए। ठीक है, तो ट्रेसपासर अगर ऐसा है, देखो घर ये है और ये आज ही आया था, आज कितनी तारीख है? आज 6 है, 6 मार्च 2025 को ये आया। 7 मार्च को ओनर ने इसको डिस्पोजेस कर दिया। 8 मार्च को ये जाके कहता है कि मुझे डिस्पोजेस कर दिया, मेरा तो पोजीशन था, ये था। नहीं भाई, तुम्हारा सेटल पोजीशन नहीं था, तुम कल ही तो आए हो। ठीक है, तो ये चीज नहीं होगी, तो मेरे ट्रेसपासर यहाँ कवर नहीं होता। लेकिन पर्सन इन सेटल पोजीशन, अब पर्सन इन सेटल पोजीशन में अगर कोई ट्रेसपासर भी है तो यस बिल्कुल। प्रीवियस ट्रेसपासर इन सेटल पोजीशन अगेंस्ट सब्सिक्वेंट ट्रेसपासर, बिल्कुल सही बात है, पहले को ट्रेसपासर था उसका सेटल पोजीशन था,
दूसरा ट्रेसपासर आके उसको निकाल देता है, तो हाँ वो उसके लिए भी कर सकता है। अब एक चीज ध्यान से समझने की बात है, देखो अगर आप किसी को लीज पे देते हो कोई चीज, ठीक है, अगर आपने लीज पे कोई चीज दी है, तो जैसे लीज क्या होता है, जैसे अगर मेरे पास एक बंडल ऑफ राइट्स है, जैसे मान लो ये मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये सारी मेरी प्रॉपर्टी है, इसमें मेरा बंडल ऑफ राइट क्या होगा, मेरा पोजेशन का राइट होगा, मैं इसको सेल कर सकता हूँ, मैं इसको एंजॉय कर सकता हूँ, है ना, मैं इसको यूटिलाइज कर सकता हूँ, ये सब मेरे राइट्स हैं। अब मैंने क्या किया, एक थोड़ा सा हिस्सा इसका, ये वाला पोर्शन, चलो ये लगा लो कि मेरी बिल्डिंग है, ये मेरी लैंड है, ठीक है, मैंने इसके फर्स्ट फ्लोर का ये जो पोर्शन था, ये किसी एकेडमी को दे दिया, चलो तुम यहाँ पे अपना कोचिंग बिजनेस रन कर लो। अब मैंने इनको तो लीज पे दिया है ना, ये एक मैंने क्या किया, एक प्रॉपर एक हिस्सा दे दिया कि आप इसमें इंटरेस्ट आपका जो है वो आप ड्राइव कर सकते हो, आप यहाँ से कुछ बेनिफिट ले सकते हो, ठीक है, आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो कुछ बेसिकली इंटरेस्ट को, कुछ मेरे जो राइट्स थे आप वो एंजॉय कर सकते हो मेरे पार्ट पे, ये जो फर्स्ट फ्लोर है आप इसको यूज करो, मुझे रेंट दे देना, ये लीज होती है। लेकिन अगर ये एकेडमी अब रेंट नहीं दे रही है और डिस्पोजेस मुझे करना है, तो मैं क्या करूंगा, लॉफुल तरीके से करूंगा, अनलॉफुल तरीके से करूंगा तो ये सेक्शन 6 में आके वापस बैठ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो ये चीज तो आपको आ गई समझ। लेकिन अब यहाँ पे लाइसेंस की क्या बात हो रही है, अगर मैंने क्या किया था, इनको लीज किया था, अगर यही चीज मैं इनके साथ क्या करता, मैं एक लाइसेंस देता इनको एकेडमी को कि भाई ये मैंने आपको, मैं लाइसेंसर हूँ आप लाइसेंसी हो, ये मैंने आपको लाइसेंस दे दिया कि आप इसको यूज कर सकते हो, जैसे ही मेरा लाइसेंस मैं टर्मिनेट करता हूँ, ये लाइसेंस एक्सपायर होता है, लाइसेंसर अपना पोजीशन वापस ले सकता है, उसको सेक्शन 6 में आने की जरूरत नहीं है। लाइसेंस ही है जो वो लाइसेंस सेक्शन 6 में नहीं जाएगा, ठीक है, उसको लीज की तरह ही गवर्न नहीं कह सकते हम कि होगा, लेकिन वो सेक्शन 6 में यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। However, if license is disposed by third party, otherwise then in due course of law, he can prefer suit against section 6। ये कब आएगा लाइसेंसी, लाइसेंसी सेक्शन 6 में कब आएगा, ये तब आएगा जब जब इसको थर्ड पार्टी ने किया हो डिस्पोजेस, ना कि लाइसेंसर ने। अगर लाइसेंसर ने किया फिर तो ये सेक्शन 6 में आ ही नहीं सकता, ठीक है, बस ये बात ध्यान रखनी है हमने। काफी लंबा हो गया शायद लेक्चर ये ना। हाँ यार भाई। हाँ चलो। तो खत्म होने वाला ही है, थोड़ा ही रहता है। तो अब क्या है कि इसके अंदर ना देखो एक छोटा सा केस है, सर्वेंट और एजेंट अगर उसके लिए केस है, श्री महावीर प्रसाद वर्सेस गंगा सिंह, हमने अभी देखा था। लैंडलॉर्ड कैन टेक पोजेशन इफ टीनेंट इज डिस्पोजेस, बिल्कुल सही बात है, हमने पहले देखा था लैंडलॉर्ड और टीनेंट दोनों कर सकते हैं, उसके लिए केस है, ये पढ़ लेना, कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या है कि हाँ, और डिफरेंस आ जाते हैं, अब डिफरेंस आ जाते हैं किसके, सेक्शन 5 के और सेक्शन 6 के। सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है कि ये टाइटल पे डील करता है ना। दूसरा क्या है कि भाई इस पे टाइटल का मतलब ही नहीं है, हमको देखना सेटल पोजीशन और डिस्पोजेस ड्यू कोर्स ऑफ लॉ में ना हुआ हो, बस इतनी सी बात है। तो बेसिक ऑफ रेमेडी के अंदर पहले चीज देखते हैं, सूट अंडर सेक्शन 5 इज बेस्ड अपॉन टाइटल, जो हमने अभी बोला, विच मे बी आइदर पोजेसरी और प्रोप्राइटरी। पोजेसरी हो सकता है और प्रोप्राइटरी हो सकता है, प्रोप्राइटरी मतलब उसका मालिकाना हक है, पोजेसरी मतलब उसने पोजेस कर रखा है वो टाइटल, जैसे टीनेंट है, ठीक है, वो भी तो एक टाइटल ही है। On the other hand, in a suit under section 6, the court has merely to see, बस इतना ही देखना है, whether the plaintiff is possession, settle possession में था, ठीक है, 6 month prior the date of suit, जिस दिन वो डेट सूट फाइल करने आया 6 महीने पहले था, हाँ था, ठीक है, आ जाओ इस साइड आ जाओ। बस इतनी चीज देखनी थी। अब आ जाओ प्रोसीजर पे, प्रोसीजर क्या कहता है, प्रोसीजर इज टू बी फॉलोड इन सेक्शन 5 इज व्हाट इज प्रोसीजर सीपीसी, जो सीपीसी में बताया है वही प्रोसीजर फाइल करना फॉलो करना है हमने। वेयर सेक्शन 6 कहता है कि समरी रेमेडी है, तो आप डिस्पोजल अंडर सर्टेन कंडीशन विदाउट कंसेंट अदरवाइज देन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, इसमें समरी रेमेडी है, इसके अंदर तो सीपीसी को लेंथी प्रोसीजर पूरा फॉलो करना पड़ेगा आपको सेक्शन 5 में, इसमें समरी रेमेडी है, 2 दिन में ही मामला रफा दफा, ठीक है। मेंटेनेबिलिटी अगेंस्ट गवर्नमेंट, सेक्शन 5 जो है वो मेंटेनेबल है अगेंस्ट गवर्नमेंट, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड सेक्शन 6 मेंटेनेबल नहीं है गवर्नमेंट के अगेंस्ट।
अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट हमारा कोई टाइटल के विरुद्ध केस है तो हम जा सकते हैं सेक्शन 5 में, नो डाउट। लेकिन डिस्पोजेस अगर हमने गवर्नमेंट ने हमें किया है तो हम सेक्शन 6 में नहीं जा सकते। उसके लिए मैंने आपको बता दिया 226 आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हाई कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हैं। रेमेडीज की अगर बात करें तो अंडर सेक्शन 5 सब्जेक्ट टू नॉर्मल रेमेडी ऑफ अपील, रिव्यू एक्सेट्रा बिल्कुल है। सेक्शन 5 में आप अपील में भी जा सकते हैं, रिव्यू में भी जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर कोई डिक्री या ऑर्डर आ जाता है तो हम उसके खिलाफ अपील में या रिव्यू में नहीं जा सकते, सिर्फ रिवीजन में ही जा सकते हैं। केस भी देखा हमने इसके अंदर, है ना। अब आ जाओ फिफ्थ पॉइंट पे, रेस जुडिकाटा। डिसीजन रेंडर्ड ऑन द क्वेश्चन ऑफ टाइटल और राइट अंडर सेक्शन 5 विल बी ऑपरेट एज रेस जुडिकाटा। जो भी एक बार डिसाइड हो गया ना सेक्शन 5 में, वो रेस जुडिकाटा की तरह डील करेगा, ठीक है। कि अगर टाइटल एक बार डिसाइड कर दिया कि ये घर ए का ही है, तो कल को फिर बी केस लेके नहीं आ सकता, फिर से सेम टाइटल सेम पार्टी और सेम मैटर इन इशू पे कि भाई नहीं 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 फिर से केस फाइल करो, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। एक बार डिसाइड कर दिया रेस जुडिकाटा लग जाएगा। रेस जुडिकाटा कहाँ दिया है सेक्शन, कमेंट में बताओगे आप सब, बहुत इजी है, मैं इससे ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकता कि मैं खुद बताऊंगा, ठीक है। सेक्शन रेस जुडिकाटा आप बताएंगे कि कहाँ दिया हुआ है। Same parties on the issue. On the other hand, decision the question of title is cared by the court, even though not allowed, does not operate as res judicata, ठीक है। तो ये कहते हैं कि क्वेश्चन ऑफ टाइटल पे तो बात ही थी नहीं सेक्शन 6 में, तो सेक्शन 6 में res judicata नहीं लगता, सेक्शन 5 में लगता है, बस इतना याद रखो। इफेक्ट की अगर बात करें तो सेक्शन 5 contemplates full fledged title suit wherein question of title is materially and substantially an issue. ऑन द अदर हैंड देखो सेक्शन 5 में कहता है कि भाई टाइटल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज्यादा टाइटल ही क्वेश्चन में है कि वेदर ये ओनर है या नहीं है। ये पर्टिकुलर टाइटल ओनर का, टेनेंट का या जिस चीज का भी जो टाइटल है वो इसको बिलोंग करता है नहीं करता, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज है इसके अंदर। लेकिन सेक्शन 6 के अंदर क्या है, सेक्शन 6 के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। सेक्शन 6 के अंदर बस हमने देखना है कि भाई इसको पोजीशन से बाहर निकाला, हाँ निकाला, 6 महीने के अंदर अंदर निकाला, बिल्कुल निकाला, धक्के मार के निकाला, हाँ धक्के मार के निकाला, चलो इसको वापस पोजीशन में डालो, बस। सूट अंडर सेक्शन 5 कैन बी मेंटेन्ड इवन आफ्टर डिसमिसल ऑफ सूट। डिसमिसल ऑफ सूट होने के बाद भी मेंटेन किया जा सकता है। देखो क्या मतलब है इसका, सूट अंडर सेक्शन 5 कैन बी मेंटेन्ड इवन आफ्टर डिसमिसल ऑफ सूट अंडर सेक्शन 6। अगर सेक्शन 6 में आपने सूट फाइल किया और वहां पे आपने टाइटल भी साथ में मांगा, आपका सूट डिसमिस हो गया, ठीक है। तो आप सेक्शन 5 में टाइटल की तो जा ही सकते हो, मनाही थोड़ी है, तो कोई मनाही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आप पहले सेक्शन 5 में आ गए और यहाँ पे डिसमिस हो गया तो आप सेक्शन 6 में कैसे जा सकते हो, जा ही नहीं सकते, समझे, बस ये बात है। तो अब क्वेश्चन आता है कि वेदर द सूट अंडर सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6 कंबाइन किए जा सकते हैं। Suit under Section 5 and Section 6 cannot be clubbed due to various reasons, as observed by Honorable Supreme Court in case of Nayyar Service Society Limited versus KC Alexander 1968। तो बेसिक बात कहते हैं कि सेक्शन 5 तो है टाइटल से रिलेटेड सूट और सेक्शन 6 है डिस्पोजिशन से रिलेटेड सूट, है ना। तो क्या ये इन दोनों को हम एक ही सूट में बना सकते हैं, क्या क्लब कर सकते हैं क्या। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं। देखो मैंने अभी नहीं पढ़ा, मैं आपके साथ ही पढ़ रहा हूँ, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या इन दोनों का पर्पस सेम है। पर्पस सेम नहीं है। इसका जो ऑब्जेक्ट है वो ये है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। हमने क्या देखा कि हमारा लॉ बहुत डरता है जहां पे भी फोर्सिबल डिस्पोजिशन होता है, तो डिस्पोजिशन फोर्सिबली नहीं होना चाहिए। तो उसको बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सेक्शन 6 की रेमेडी लेके आए हैं। लेकिन अगर हम टाइटल में जाते हैं तो यहाँ पे सालों लग जाते हैं, तो क्या वो जिसको डिस्पोजेस किया गया है धक्के से, वो सालों साल बेचारा ऐसे ही रहता रहेगा। इसको कवर करने के लिए तो सेक्शन 6 बनाया था, आप इसके साथ कवर करके इसको बहुत लेंथी बना दोगे, पॉसिबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट सूट अंडर सेक्शन 5 कैन नॉट बी क्लब्ड एज सेक्शन 5 एंड 6 फॉलो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसीजर। बिल्कुल, ये तो समरी बात करता है, ये सीपीसी की बात करता है। एंड देयर आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव नहीं है। इन केस द सूट अंडर सेक्शन 6 इज डिसमिस, अगर सेक्शन 6 में सूट डिसमिस हो जाता है, द प्लेंटिफ इज नॉट बार्ड एंड ही कैन फाइल अ सूट अंडर सेक्शन 5। नो डाउट, बिल्कुल सही बात है, सेक्शन 5 में फाइल कर सकता है, अभी हमने बताया। रेस्ट जुडिकाटा इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द इश्यूज इन्वॉल्व्ड। लेकिन in the both of the suit are different and there might be chances of conflict decrease between the suit under section 5 and 6 cannot be clubbed। क्योंकि रेस्ट जुडिकाटा तो लगता नहीं, अब सेक्शन 5 कुछ और कह रहा है, सेक्शन 5 क्या पता कहता हो कि ए ही ओनर है, ठीक है, इसको पोजीशन दे दो। लेकिन सेक्शन 6 कहता है कि हाँ ठीक है, बेशक ए ओनर होगा लेकिन बी को डिस्पोजेस किया लीगली, तो बी को पोजीशन दे दो।
अब ये कहता है कि ए को पोजीशन दे दो, ये कहता है बी को पोजीशन, कॉन्ट्राडिक्टरी होगी, इसलिए हम इनको क्लब नहीं कर सकते भाई, ठीक है, इसलिए क्लब नहीं हो सकता। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो अपने दोस्तों के साथ। और पेड नोट्स चाहिए तो 7988487813 पे कांटेक्ट करें। व्हाट्सएप ओनली, कॉल मत करना भाई, मैं कॉल नहीं उठाऊंगा। हाँ, अगर आपका डाउट है तो आप कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप पे भी पोस्ट कर सकते हैं, मुझे डीएम कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।